हेलो, थैंक यू फैमिली। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और हर दिन कुछ नया सीख रहे होंगे। तो दोस्तों, सीखने की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और आज सीखते हैं कुछ नया, कुछ स्पेशल। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से प्रॉमिस किया था कि बहुत ही जल्द मैं क्लास 12th की फिजिक्स की सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसका नाम होगा तांडव सीरीज ऑफ फिजिक्स बाय गोपी किशन सर। आप नीचे देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको वो मंत्र देने वाला हूं कि अगर आपने अभी तक भी पढ़ाई नहीं की ना, कोई बात नहीं, लेकिन आप इन वीडियो लेक्चर्स को अगर पूरा का पूरा अटेंड करते हो, पूरी की पूरी क्लासेस में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाने वाला हूं, तो आप सब लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके साथ साथ और भी बच्चों का भला हो जाए। तो दोस्तों, आज हम सबसे पहले जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है एटम एंड न्यूक्लियस, यानी कि परमाणु और नाभिक। परमाणु और नाभिक, इसके बारे में जानने से पहले हम सबसे पहले बात करने वाले हैं आपके सिलेबस की, यानी कि हमारे सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आनी हैं। तो अगर आप यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और या भले ही आप सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, तो फिलहाल मैंने ये सिलेबस लिखा है यूपी बोर्ड के बच्चों का। तो आपके लिए ये वीडियो एक वरदान साबित होगा। और अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट नहीं भी हैं तो भी कोई बात नहीं, आपको टॉपिक तो सेम मिलने वाले हैं, इसलिए सीखने में क्या जाता है अपना। इसलिए चलिए बढ़ते हैं आप सीरीज की ओर। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे हमारा सिलेबस। सिलेबस की बात क्यों करते हैं? क्योंकि दोस्तों, जब हमें कहीं पर जाना होता है तो सबसे पहले हमें हमारा रास्ता क्लियर होना चाहिए। मंजिल तो है, मंजिल तो बोर्ड है, हमें जब भी कहीं जाना होता है तो हम मंजिलों की तरफ तो निगाहें करते ही हैं, लेकिन रास्तों को भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि मंजिल तक पहुंचाने का जरिया तो रास्ता ही होता है ना। और अगर रास्ते गलत हो गए तो मंजिल पे पहुंचना मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, इसीलिए सबसे पहले हम सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाई करेंगे। हम सबसे पहले एक स्ट्रेटजी बनाएंगे, एक रणनीति बनाएंगे और उस रणनीति के तहत अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। रणनीति का पहला सिद्धांत कहता है कि आपको आपका रास्ता पता होना चाहिए, यानी कि आपको आपका सिलेबस पता होना चाहिए। यू मस्ट नो योर सिलेबस बिकॉज सिलेबस इज एवरीथिंग टू अ स्टूडेंट। एक स्टूडेंट को सिलेबस जब तक नहीं पता होगा तो उसे पता कैसे होगा कि उसकी मंजिल क्या है, आपके एग्जाम में आने क्या वाला है। क्योंकि दोस्तों, समय कम होने की वजह से अगर आपने एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश की तो ये एक्स्ट्रा पढ़ना अच्छी बात तो है, बट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सही साबित नहीं होगा। मैं सभी चीज़ों को कवर करने वाला हूँ, पढ़ाऊंगा तो मैं सब कुछ जो आपके सिलेबस में है उसे भी पढ़ाऊंगा, जो नहीं भी होगा बट टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा तो मैं उसे भी पढ़ाऊंगा। तो अब आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे सीखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सिलेबस पहले जानकारी करना। तो सिलेबस है दोस्तों, हमारा सबसे पहला सिलेबस आता है जो हमारा टॉपिक है एटम एंड न्यूक्लियस। तो इस चैप्टर का, इस टॉपिक का जो इंपॉर्टेंट सिलेबस है वो होता है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, यानी कि रदरफोर्ड ने जो अल्फा पार्टिकल का एक्सपेरिमेंट किया था उस एक्सपेरिमेंट को समझना, उससे क्या क्या कंक्लूजन प्राप्त किए उसे जानना, वो हो गया हमारा पहला सिलेबस। सेकंड है रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। एटम के बारे में इन्होंने क्या मॉडल पेश किया, उस मॉडल को कैसे समझाया और उसकी लिमिटेशंस कहाँ पे रह गई, वो चीज़ें भी इसमें हम सीखेंगे। अगला है बोर्स मॉडल। बोर ने अपना क्या मॉडल पेश किया और उसका कॉन्सेप्ट क्या दिया, तो वो भी हमें सीखना है। अगला है दोस्तों एनर्जी लेवल्स। एनर्जी लेवल्स में हम लोग ये सीखेंगे कि जब एटम के अंदर न्यूक्लियस भी होता है और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में मूव करते रहते हैं, तो उनकी मूविंग में एनर्जी का क्या लेवल होता है, किस फॉर्म ऑफ एनर्जी से वो मूव करते हैं, आगे बढ़ते हैं, वो चीज़ें हम इसमें एनर्जी लेवल्स के आधार पर सीखेंगे। और फाइनल में सीखेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है और इनकी डिटेल्ड स्टडी हम लोग अब इस सेशन की सीरीज में सब कुछ सीखने वाले हैं। तो ये रहा दोस्तों हमारा सिलेबस। अगर आपको सिलेबस पता है, यानी कि अगर आपको रास्ता पता है, तो मंजिल तक पहुंचना बड़ी बात नहीं, क्योंकि सही रास्ते हमें सही मंजिल तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं और सीखते हैं। सबसे पहले आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर।
एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्या मतलब हो गया कि जो आटम होता है वो किस आधार पर बना होता है, यानी उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, बनावट कैसी होती है। तो मैं आपको इसके पहले कुछ बेसिक सी जानकारी दे देता हूं दोस्तों। एंशिएंट टाइम में ऐसा होता था, एंशिएंट टाइम मतलब बहुत पुराने समय में कुछ जो फिलोसफर्स थे, क्योंकि देखिए दोस्तों जरा आप ध्यान से समझने की कोशिश करें कि साइंस की शुरुआत होती है 4 स्टेप में। थैंक यू क्लासेस की थीम क्या है, योर थॉट प्रोसेस डिटरमाइंस यू। अगर आप सोच अच्छी रखते हो ना तो सामने वाला व्यक्ति भी आपको उसी के अनुरूप दिखाई देगा। आप जैसा सोच रखोगे ना आप वैसे ही बनोगे। योर थॉट प्रोसेस डिटरमाइंस यू, हु यू आर, व्हाट्स योर कैपेबिलिटीज। ओके, तो इसलिए अपनी पहली तो थॉट प्रोसेस को अच्छा करो। पुराने समय के जो लोग होते थे दोस्तों इसी सिद्धांत पे काम करते थे। क्या? सबसे पहले वो सोचते थे। आप भी कुछ ना कुछ काम करते होगे, सोचते होगे ना। मान लीजिए आपको एक घर बनाना है, समझिएगा। अब आपको घर बनाना है दोस्तों, तो घर बनाने से पहले आप सोचोगे नहीं कि डायरेक्ट जाके घर बनवाने लगोगे। सबसे पहले आप सोचोगे कि मेरा एक घर होना चाहिए, मेरे सपनों का घर होगा, सपनों के घर में मैं रहूँगा और वो रहेगी, जो भी है एज्यूम कर लो। सोचने में क्या जाता है, तो आप सबसे पहले इमेजिन करोगे कि मेरा एक घर होगा। तो घर ऐसे तो बन नहीं जाएगा अंकल आंटीज, घर ऐसे नहीं बनेगा। आप उसके पहले सोचोगे घर के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले पैसे कमाने पड़ेंगे। पैसे कैसे कमाएंगे, जब कोई स्किल्स होगी तो उस स्किल्स को बाजार में हम लेके आएंगे और फिर सीखेंगे, कुछ लोगों को सिखाएंगे, पैसे कमाएंगे, अपना आलीशान घर बनाएंगे। तो ऐसा ही होता है। तो आप सबसे पहले इसके पीछे क्या सोचोगे दोस्तों, सबसे पहले एक थिंकिंग प्रोसेस होगा, सोचने का एक फॉर्मेट होगा। सेम प्रोसेस पे काम करती है हमारी साइंस। साइंस जो होती है दोस्तों ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। साइंस भी 4 सिद्धांतों पे काम करती है। पहला होता है हाइपोथेसिस। क्या होता है? हाइपोथेसिस मीन्स कि हम कैसा सोचते हैं, किसी भी चीज़ को हम क्या सोच रहे हैं कि क्या बनाना है, तो वो हो गया हाइपोथेसिस, यानी हमारी परिकल्पना, सोच। उसके बाद होता है एक्सपेरिमेंट। अब हमने सोच तो लिया, अब उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें एक्सपेरिमेंट भी तो करना पड़ेगा। सोचना पर्याप्त नहीं, आपने घर के बारे में सोच लिया केवल, ये पर्याप्त थोड़ी ना है। अब उसके प्लान को एग्जीक्यूट करोगे तब तो जाकर के आपको मालूम होगा कि आपका घर किस ढंग का बना है। केवल प्लान बना लेने से थोड़ी ना बन जाएगा, तो आप उसको एग्जीक्यूट करोगे, एक्सपेरिमेंट, वो एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। अब एक्सपेरिमेंट के बाद दोस्तों आता है ऑब्जर्वेशन। अब दोस्तों जब आपका घर कुछ ढंग से तैयार होगा तो आप उस घर को क्या समझोगे, ऑब्जर्वेशन, कि यार ये खिड़की थोड़ा आगे बढ़ गई है, ये घर थोड़ा सा यहाँ से कम अच्छा है, छत थोड़ी इसकी ठीक नहीं है, खिड़कियाँ जो हैं थोड़ा गलत ढंग से बन गई हैं, खिड़कियों को थोड़ा और इधर होना चाहिए। तो ऐसा कुछ आप सोचोगे ना, तो वो होता है ऑब्जर्वेशन। दरवाज़ा किधर लगाना सही रहेगा, दरवाजे का सिस्टम राइट सही रहेगा या लेफ्ट या फिर नॉर्थ ईस्ट में सही रख देते हैं। तो ऐसा जो प्रोसेस होता है दोस्तों वो होता है ऑब्जर्वेशन। आपने कोई भी कॉन्सेप्ट को लिया, आपके पास कोई आइडिया आया, आपने उसको सोचा, हाइपोथेसिस किया, उसके बाद आपने उसको कंडक्ट करवाया एक्सपेरिमेंट के जरिए, वो एक्सपेरिमेंट हो गया। उसके बाद आप ऑब्जर्वेशन करोगे, आपको उस ऑब्जर्वेशन से क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट निकल के आए, क्या क्या उसमें से निगेटिव पॉइंट निकल के आए। जो पॉजिटिव निगेटिव पॉइंट निकल करके आते हैं वही आपका कहलाता है रिजल्ट। यानी रिजल्ट के बाद आपको मालूम हो जाता है कि अच्छा मेरी गलती कहाँ पे थी और क्या हुआ। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो आप अब एटॉमिक स्ट्रक्चर के मॉडल को समझ पाओगे। कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। जो बहुत बड़े लॉन्ग टर्म का सोचते हैं कि ऐसा कुछ हो सकता था, ऐसा कुछ हो सकता था, इन सब के बारे में जो सोचता है वो फिलोसफर कहलाता है, जिसको हम लोग दार्शनिक बोलते हैं। हमारे यहाँ पे एक इंडियन फिलोसफर थे महर्षि कणाद। तो कणाद ने अपनी कॉन्सेप्ट के जरिए, अपने हाइपोथेसिस के जरिए लोगों को ये बताया कि जैसे कोई भी पदार्थ होता है, कोई मिट्टी का टुकड़ा होता है, अगर वो बिल्कुल डेला जैसे होता है, जिसको हम बोलते हैं ना डेला जैसा होता है, तो मिट्टी का डेला आपने देखा होगा, बहुत ही ऐसा कुछ समथिंग होता है। मिट्टी के टुकड़े, आप मिट्टी का डेला लीजिए, उसको तोड़िए, छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। इसको भी आप क्या करिए, इसको और तोड़िए, ये और छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा। इसको और तोड़िए तो ये और छोटे छोटे टुकड़ों में टूटे, इसको और तोड़िए तो बिल्कुल छोटे छोटे, ऐसे करके बिंदी बिंदी। फिर एक समय ऐसा है कि दिखाई ही नहीं देगा, समझ में आई बात ना। तो ऐसे ही इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि पदार्थ जो है, मैटर जो बहुत ही छोटे छोटे माइन्यूट कणों से मिलकर बना है। बट प्रॉब्लम क्या थी, तो इनकी बात को सही क्यों नहीं माना गया, क्योंकि दोस्तों साइंस सिर्फ आपकी सोच पे, आपकी आइडियाज़ पे नहीं टिकी होती है। मैंने क्या कहा, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, रिजल्ट। साइंस को ये चारों चीज़ें चाहिए। अगर हाइपोथेसिस आपने कर लिया, उसका एक्सपेरिमेंट करके दिखाइए। कैसे आप साबित करोगे, एक्सपेरिमेंट मीन्स हाउ विल यू शो योर एक्सपेरिमेंट एंड हाउ विल यू प्रूव योर सेल्फ।
समझे। आप अपने आप को प्रूव कैसे करोगे वो मायने रखता है। तो एक्सपेरिमेंट इसलिए होता है। अब महर्षि कणाद या अन्य जो भी फिलासफर हुए उन्होंने अपनी बात को साबित नहीं कर पाए, बताया तो सही था बट साबित नहीं कर पाए, तो इनके कॉन्सेप्ट को कुछ देर के लिए दबा दिया गया, यानी इनका कॉन्सेप्ट कुछ दिन के लिए बंद कर दिया गया। तभी एक नए साइंटिस्ट का जन्म होता है बहुत सालों बाद, जिनका नाम होता है, जब 1803 ईयर में मिस्टर डाल्टन अंकल ने, कौन से अंकल थे ये, डाल्टन। तो दोस्तों जब डाल्टन अंकल ने थ्योरी दी, उस थ्योरी का नाम रखा है एटॉमिक थ्योरी। क्या नाम रखा था, एटॉमिक थ्योरी। तो इस एटॉमिक थ्योरी को, क्योंकि देखो दोस्तों होता क्या है, साइंस क्या करती है, प्रूफ मांगती है, भैया सबूत बताओ। तो इन्होंने अपनी एटॉमिक थ्योरी में कुछ चीज़ों को पेश किया, कुछ हद तक ये कामयाब भी रहे साबित करने में, बट टोटली नहीं कामयाब रहे। तभी तो नए मॉडल्स के लिए भी इनिशिएटिव स्टार्ट हो गया। नहीं समझे, आपको बताते हैं। देखिए साइंस में जब साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट होता है दोस्तों, जिसमें होता क्या है कि एक इंसान दूसरे इंसान को जब तक कंट्रोवर्सी में नहीं लाएगा, जब तक उसका विरोध नहीं करेगा, तब तक वो अपने आप को स्टैब्लिश नहीं कर पाता है। जैसा आपने अभी रिसेंटली देखा ही होगा, एक कोचिंग सेंटर वाले दूसरे कोचिंग सेंटर वाले को रोस्ट करते रहते हैं और दूसरा पहले वाले को रोस्ट करता है। इसी तरीके से कोई अंकल होते हैं कैरीमिनाटी, अब कैरीमिनाटी अंकल क्या करते हैं, दूसरे को रोस्ट करते हैं, दूसरा अंकल दूसरे को रोस्ट करता है। ये सब चलता रहता है। रोस्टिंग क्या है, रोस्टिंग की वजह यानी एक आलोचना। अब ये रोस्टिंग आलोचना की वजह से होता क्या है, एक इंसान अपने आप को साबित करने की कोशिश करता है और दूसरा अपने आप को साबित करता ही है, लेकिन अब वो अपने आप को साबित बाद में करेगा, पहले उसको गलत साबित करता है। नहीं समझे, मतलब एक पहले दूसरे को गलत साबित करे, फिर दूसरा उसको गलत साबित करे, यही चलता रहता है और यही होती है कंट्रोवर्सी। इसी तरीके से साइंस में भी चलती है। कंट्रोवर्सी मीन्स क्या, कि जब कंट्रोवर्सी होती है तो होता क्या है कि एक इंसान यानी एक साइंटिस्ट अपना कॉन्सेप्ट लेकर के आता है, अपनी थ्योरी लेकर के आता है, उसने अपनी थ्योरी में काफ़ी चीज़ों को रिसर्च करने के बाद सामने पेश किया। दूसरा आता है, कहता है अरे भैया तुम तो गलत हो गए, क्यों, यहाँ पे तुम इस बात को साबित नहीं कर पाए। अच्छा, अब वो कहता है भाई मैं कहाँ गलत हुआ। अब वो अपनी गलती को सोच लेता है, अपनी गलती को सोचता ही नहीं है मेरी गलती नहीं। तो दूसरा कहता है गलत तो हो, साबित करके दिखाओ, तुमने एटॉमिक थ्योरी दी, छोटे छोटे पार्टिकल दिखाओ। तो अब दूसरा पर्सन, अब उधर इसका ये होता है, हमारी सोसाइटी को क्या चाहिए, मसालेदार खबर। भाई साहब डाल्टन अंकल गलत हो गए, समझिए कुछ देर के लिए ये गलत हो गए। अब दूसरे अंकल आएंगे टॉमसन अपना मॉडल लेके आएंगे। अब टॉमसन अंकल अपनी बात लेके आए तो टॉमसन अंकल कहीं ना कहीं वो गलती कर देंगे। जब वो गलती करेंगे तो उनको कंट्रोवर्सी में लाएगा, कोई दूसरा इंसान खींच के लाएगा, टॉमसन अंकल आपने डाल्टन को रोस्ट किया, मैं आपको रोस्ट करता हूँ। तो इस तरह से करते करते ये कॉन्सेप्ट बढ़ जाते हैं। फिलहाल इसमें हमें समझने की क्या बात होती है, आप सोचते होंगे ना कि हमें इतने सारे मॉडल्स क्यों पढ़ाए जाते हैं, जब जो मॉडल रॉन्ग हो गया उसको क्यों। तो दोस्तों एक्चुअल में हिस्ट्री हमें क्यों पढ़ाई जाती है, ताकि हम अपनी गलतियों से सीखें। ठीक है, आई रिपीट, हिस्ट्री या पुरानी बातों को हमें इसलिए समझाया जाता है ताकि हम पुरानी गलतियों से सीखें और वो गलती दोबारा ना करें। मान लीजिए हमारे मन में एक आइडिया आया आटम को लेकर के, मैं कुछ नए रिसर्च करने बैठा, तो मुझे ये पता होना चाहिए ना कि पहले क्या गलती लोगों ने कर दी है, वो गलती मुझे नहीं करनी। क्योंकि मान लीजिए अगर मैं वही गलती रिपीट करता हूँ तो मुझे भी रिजल्ट वैसे ही मिलेंगे, और अगर मुझे भी वैसे रिजल्ट मिले तो क्या मैं अपनी बात को साबित करने में कामयाब हो पाऊंगा, नहीं। क्योंकि मेरी लाइफ अब उस कॉन्सेप्ट को जो मैं गलत हो चुका है उसके लिए फिर नया अपना जीवन लगाऊंगा। तो कहने का मतलब बहुत टाइम स्पेंड हो जाएगा, फिर हमें जो नई चीज़ करनी थी वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए पुराने लोगों ने जो गलती की है उससे सीखिए, नया क्या निकल गया है उसको देखिए, उसके बाद आप नया क्या दे सकते हो उसको सीखना है। दैट मीन्स कि हमें अलग अलग तरीके की चीज़ों को, अलग अलग थ्योरीज को, अलग अलग कॉन्सेप्ट को समझाया जाता है। ठीक है, आप ये मत सोचिएगा कि जब एक गलत हो गया तो दूसरे को पढ़ाने की क्या ज़रूरत है। ज़रूरत है, क्योंकि हमें हमारी गलतियों से सीखना है। इंसान को दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी उतनी बड़ी नहीं है कि वो पहले खुद गलतियां करे और फिर सीखे। तो इसलिए दूसरों की गलतियों से सीखो। तो यहाँ पे कंट्रोवर्सी एक नई चीज़ लेके आती है कि आपको माइंड को डेवलप करती है, आपके माइंड को ना थोड़ा सा आगे लेवल तक लेके जाती है। आप सीख पाते हो कि क्या गलतियां नहीं करनी है, जो गलतियां पर्टिकुलर इस पर्सन ने की है उस कमियों को हमें नहीं करनी, जो कमियां मैंने की वो सामने वाला बंदा नहीं करे। तो इसलिए इनमें बीच बीच में कंट्रोवर्सी चलती रहती है। एक इंसान अपने को साबित करता है तो दूसरा अपने आप को साबित करता है, और फिलहाल इसमें जो गलत साबित हो जाता है, एक ने प्रूफ दे दिया कि तुम गलत हो और वो प्रूफ सच में साबित हो जाता है, तो फिर उस इंसान की वो गलती मान ली जाती है, यानी उसकी लिमिटेशन हो जाती है कि वो इतने तक ही सीमित रह गया। अब आगे वो
नया थ्योरम जब देगा तो अपनी उस गलती को पहले सुधारेगा, फिर आएगा और उस गलती को सुधार करके जो नई थ्योरम लेके आते हैं, नई थियरी लेके आते हैं, वो फिर नए साइंटिस्ट बन जाते हैं। एक गलती डाल्टन ने क्या किया, डाल्टन ने 1803 में एटॉमिक थ्योरी के बेसिस पे ये बताया था दोस्तों कि हर एक मैटर बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनता है, जिसको इन्होंने आटम नाम दे दिया। और क्या नाम दे दिया, गलती क्या है भी आपको बताता हूँ। इन्होंने कहा कि हर एक पार्टिकल बहुत ही छोटे 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 पार्टिकल से मिलकर बनता है, बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल से, और इन पार्टिकल का नाम दे दिया आटम। फिर गलती क्या हुई, बात तो सही किया। और इन्होंने कहा दोस्तों इस आटम को, यानी कि ये आटम ही सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, यही गलती कर दी। स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन्होंने इसी को बता दिया कि ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इससे छोटा पार्टिकल नहीं हो सकता, क्योंकि आटम को इन्होंने कह दिया कि इसको हम किसी भी फिजिकली या केमिकल प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते। फिजिकल प्रोसेस या केमिकल प्रोसेस के थ्रू हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते। और दोस्तों बाद में आपको पता ही होगा कि आटम को छोटे छोटे 3 टुकड़ों में बांटा गया था। ये बात की आपको जानकारी है? तो इसका मतलब आटम को 3 टुकड़ों में बांटा गया था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब बताइए, जब आगे की थ्योरी में इनको कंट्रोवर्सी में लाया गया, जब इनको गलत साबित किया गया और कहा गया भाई साहब आपने कहा था इनको फिजिकली या केमिकली किसी भी प्रोसेस से अलग नहीं किया जा सकता, तो ये कहाँ से आ गए, मतलब इनको अलग नहीं किया जा सकता। और सबसे बड़ी बात, ये सबसे छोटे पार्टिकल हैं। जब ये सबसे छोटे पार्टिकल, तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहाँ से पैदा हो गए भाई? जब इतने छोटे हैं तो ये कहाँ से आ गए? अब डाल्टन अंकल गलत हो गए। समझ आई बात कि नहीं? तो डाल्टन का स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, यहाँ से बेसिक कॉन्सेप्ट आता है।